Hey everyone, hope you're doing well. तो हम एम ई एस 131 कंटिन्यू कर रहे थे, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी एक ब्लॉक ऑलरेडी शुरू हो चुका था, राइट? सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 उसका ऑलरेडी कवर हो चुका था। यूनिट 3 एंड 4 उसका बाकी है ब्लॉक 1 कवर करने के लिए, तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज एम ई एस 131 का, क्योंकि इसमें 3 ही यूनिट है, तो यूनिट 3 इसका कंप्लीट करते हैं और ब्लॉक 1 इसका कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपने अगले ऑप्शनल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का 131, एम ई एस 131 का, जो कि आपका डिस्कस करता है इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग थियोरीज फॉर टेक्नोलॉजी यूज़, इसके ऊपर। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग क्या है, और थियोरीज को हम इसमें किस तरह से इम्प्लीकेट करते हैं और किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ आईसीटी के बारे में देखेंगे। सोशियो कल्चरल थियोरीज आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। सिचुएटेड लर्निंग से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो गेम्स एंड सिमुलेशन और कनेक्शनिज्म, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। और किस तरह से हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को पेडागोजिस में यूज़ करते हैं, फाइन। तो इससे पहले हमने जो यूनिट पिछले 2 यूनिट की अगर बात करें, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखे थे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने देखा था, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा था, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है क्लासरूम में यूज़ तो हो रही है ना, लेकिन उसका यूज़ किस बेसिस पर होना चाहिए। क्या सिर्फ कंप्यूटर या स्मार्ट बोर्ड हमें लगा देना है, उससे लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ तभी पॉसिबल होगा जब हम जब वो जो लर्निंग थ्योरीज हम पढ़ रखे हैं, थ्योरीज के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उसको हम यूज़ करके अच्छे से अपनी स्टडीज़ को डिज़ाइन करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। तो तब जाके हमारा जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे, या फिर आईसीटी का बोल लीजिए, यहाँ पे अच्छा हम एक तरह से इनपुट यहाँ पे दे पाएंगे, राइट। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन सिर्फ यहाँ पे हार्डवेयर तक का नहीं रहा है ना, सॉफ्टवेयर भी है, बल्कि जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो भी इसका पार्ट ही है, राइट। तो इसमें बिहेवियरिज्म, कंडक्ट कॉग्निटिविज्म, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे लर्निंग थ्योरीज यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि आपके टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग को ये इन्फ्लुएंस कर रही होती है। इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होते हैं, जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, सिचुएटेड लर्निंग, गेम, सिमुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, फाइन। तो उस तरह से हम यहाँ पे आईसीटी का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं और उसको किस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले तो है कि टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो नहीं है, है ना, बल्कि लर्निंग को यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए है। तो जब हम टेक्नोलॉजी को लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम उसको टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर की जगह नहीं होती है। टेक्नोलॉजी जो होता है वो टीचर और लर्नर के बीच में एक लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, सप्लीमेंट कर रहा होता है। तो आज जो लर्निंग है वो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रही है ना। आईसीटी की वजह से हम क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं। आईसीटी की वजह से हमारा जो ऑनलाइन सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज जो हैं, उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। मल्टीमीडिया जो भी हमारे मटेरियल्स है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं उनसे। टीचर्स और पीयर्स के साथ जो है हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी जो स्पीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू द पेस। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है तभी हमारा सक्सेसफुल होगा जब हम अपनी लर्निंग थ्योरीज के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, है ना, उसके प्रिंसिपल्स के थ्रू हम डिज़ाइन करेंगे। तो अगर लर्निंग प्रोसेस को आप बिना समझे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स वहाँ पे अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग का यहाँ पे सोचना पड़ेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हमें लर्निंग को लर्नर सेंटर्ड बनानी है, इंटरैक्टिव बनानी है, इफेक्टिव बनानी है, ठीक है। दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज आर।
ठीक है। तो एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पहले तो हमारा लाइक काफ़ी सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, नरेशन, क्वेश्चन आंसर, सेमिनार्स, पैनल डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो बेस्ट एफर्ट्स हम यहाँ पे डालेंगे कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल्स में, लॉज, आइडियाज़, प्रोसेसेस, थियरीज, जो भी चीज़ें हैं उसको हम यूज़ करके यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस उसको डिलीवर करना चाहेंगे, है ना। ताकि हमारे जो लाइक टीचर कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उसको हम टैकल कर पाएँ। फाइन। तो सेवरल टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल दोनों ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि कोई बायोलॉजी टीचर अगर है, अगर वो ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा रहा है, तो पिक्चर और मॉडल जो है ये लाइक बनाने से अच्छा है कि आप उनको एनिमेटेड वीडियो एक दिखाओ, है ना। तो वो लाइक मोर इफेक्टिव होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, ठीक है। फाइन। तो ये जो सीडी रोम्स वगैरह चीज़ें हैं ये सब लाइक कम यूज़ हो रहा है आजकल, पर आईसीटी का इस्तेमाल हम अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे कि वेब लर्निंग वगैरह, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, ब्लेंडेड क्लासरूम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हम कर पाएंगे रियलिटी का, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल के थॉट्स के हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, है ना। फिर लर्निंग के रिक्वायरमेंट्स को हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग हम टैकल कर पाएंगे, टैक्टाइल लर्नर है कि विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स है, किस तरह का लर्निंग है, मोटिवेट भी कर सकते हैं बच्चों को यहाँ पे। तो ये एक तरह से पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए लर्नर्स के अंदर। कोलैबोरेटिव एंड प्यूर लर्निंग को ये यहाँ पे प्रमोट करेगा। उसके साथ साथ क्रिएटिव वर्क्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे वो इंक्रीज करेगा, राइट। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को यहाँ पे प्रमोट करेगा। फिर हम लर्नर्स के लर्नर्स के अबाउट हम लाइक चीज़ें लाइक डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, कोलेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्लासीफाई करेंगे, एनालाइज, सिंथेसिस कर सकते हैं। और जो चीज़ें लर्नर को हेल्प कर सकती है, यानी कि वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फाइन। चलिए, थियरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग। तो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग के लिए थियरीज ऑफ लर्निंग किस तरह से यहाँ पे इम्प्लाई होती है, एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। तो हर लर्निंग थियरी जो होती है लर्निंग को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती है, आपको पता है वैसे भी पहले से। तो इसी वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो भी हर थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहेवियरिज्म, अगर आप बिहेवियरिज्म फॉलो करेंगे तो टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन एक तरह का होगा। फिर अगर आप कॉग्निटिव में डिज़ाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पर अलग लगानी पड़ेगी। फाइन, कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी वही चीज़ रहेगा यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी का रोल और भी यहाँ पे लाइक डिफरेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग थियोरीज के नाम से जो एक्सप्लेन करती है वो यहाँ पे रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि हम बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म तीनों को मिला करके किस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फाइन, दैट्स व्हाट इट शोज। तो आपको पता है कि जो कॉग्निटिविस्ट थे, जीन प्याजे वगैरह थे, ठीक है, ये एम्फसाइज करते हैं एक्विजिशन, एसिमिलेशन और लाइक एकोमोडेशन के ऊपर, राइट। वहीं पे कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर्स लाइक जो वाइगॉस्कीज थे हमारे, वो सोशियो कल्चरल सेटिंग्स एंड लैंग्वेज लर्न लाइक लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, है ना। तो इन दोनों को अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो वो एक अलग बनेगा, ये एक अलग बनेगा, है ना। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म फॉर टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग, बिहेवियरिज्म का किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो बिहेवियरिज्म का मेन फोकस हमेशा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर होता है ना, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर होता है। तो अ, मतलब क्या होता है इसका, लर्निंग हमारा तब माना जाएगा जब हमारा लर्निंग हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करेगा, विजिबल चेंज आएगा इसमें, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे बिहेवियरिज्म करते हैं, बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो बिहेवियरिज्म में हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वाली चीज़ आ जाती है ना, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और क्या, रिइंफोर्समेंट वाली बात आ जाती है ना, रिइंफोर्समेंट। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे, राइट। तो इसका टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन हो सकता है फिर, टेक्नोलॉजी से रिलेशन है क्योंकि हम
जो स्टडी डिज़ाइन करने वाले हैं वो अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने वाले हैं, है ना। तो हमें लर्नर को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिल रहा है कि नहीं, इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, करेक्ट रिस्पॉन्स पर हम यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, है ना। और लाइक प्रैक्टिस के जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसी वजह से हमारा कौन सा चीज़ यहाँ पे आता है, प्रोग्राम लर्निंग के बारे में भी यहाँ पे बात होती है, ठीक है। प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग मान लीजिए या फिर ड्रिल मान लीजिए, प्रैक्टिस सॉफ्ट लाइक जो प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर और जो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है, इस पर हमारे जो बिहेवियरिज्म का बोले तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो होता है स्पेशली कौन सी सिचुएशंस में होती है, कौन सी सिचुएशंस में यूजफुल होती है, ये वहाँ पे यूजफुल होगा जहाँ पे लर्नर्स को हमें फैक्ट्स या जो रूल्स या जो बेसिक स्किल्स है इसको हमें सिस्टमेटिकली सिखाने होते हैं, है ना। यानी कि टेक्नोलॉजी यहाँ लर्नर को रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाती है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्स को चेक करती है और फिर तुरंत बाद ही लाइक आफ्टर दैट इमीडिएटली हम उसको फीडबैक देते हैं, राइट। फीडबैक देकर फिर उसके लर्निंग को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो बिहेवियरिज्म है लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की एक तरह से आप कह सकते हैं कि अर्लीस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लर्निंग थ्योरीज में से मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे एसआर कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हल्स थियरी ऑफ ड्राइव रिडक्शन यहाँ पे बात आती है, और यहाँ पे पेवलोव का भी आपको इंसाइट लेनी है, ठीक है, फाइन। तो पेवलोव भी यहाँ पे रिस्पॉन्स लाइक रिस्पॉन्स की बात करते हैं, यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात करते हैं। थियरीज जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, और उसको लाइक और उसको हम अलग अलग वीडियोस में भी उसको कवर कर लेंगे। पेवलोव का थियरी क्या है, स्किनर का थियरी क्या है, और उनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, हल्स थियरी ऑफ ड्राइव रिडक्शन क्या है, उसको लाइक हर चीज़ को यहाँ पे हम कर लेंगे अलग अलग वीडियोस में, फाइन। तो हल्स का थियरी जो है वो भी यहाँ पे एसआर कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होते हैं, राइट। जो कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट को फोकस कर रहा होता है, जैसे कि पेवलोव, स्किनर एंड थॉर्नडाइक सारे यहाँ पे कर रहे होते हैं, फाइन। और वहाँ पे स्प्रिंदल एंड स्प्रिंदल जो है ये भी यही चीज़ बोलते हैं कि रिन्फोर्समेंट जो है, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फोर्समेंट था, लाइक स्किनर्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फोर्समेंट था वो थोड़ा सा थॉर्नडाइक से अलग है, वो वैसा बोलते हैं। थॉर्नडाइक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, जबकि स्किनर के कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्फोर्समेंट के बारे में हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से आपका चीज़ें यहाँ पे आती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि इन 1999 एज अ पार्ट ऑफ होल इन द वर्ल्ड प्रोजेक्ट, दिल्ली में जो कि हुआ था, a computer was put in hole in a wall in a way that children of a nearby slum could access it. The children started using it and could acquire basic computing skills mostly on their own. ठीक है। तो वहाँ पे लाइक कंप्यूटर रख दिया गया और वो अपने तरीके से वो बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स वहाँ पे सीख रहे थे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट से आपको क्या समझ में आता है कि जो इंसिडेंटल लर्निंग है उसमें हम काफ़ी सारे स्किल्स प्रोवाइड करा सकते हैं लर्नर्स को, ठीक है। बस कंप्यूटिंग का फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, एंटरटेनिंग हो, मोटिवेटिंग कंटेंट हो, ठीक है। मिनिमल गाइडेंस के थ्रू भी हम ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, सोर्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है एंटरटेनिंग एंड मोटिवेटिंग कंटेंट, ठीक है। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे कि जो लाइक हम अगर एजुकेशनल गेम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर यूज़ करके या मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करके, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाता है और बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अराउंड अ पिज्ज़ा पार्टी के अराउंड कोई अगर गेम वगैरह हम बिल्ड कर रहे हैं, लाइक चिल्ड्रन वाइल प्लेइंग द गेम, वो कुछ बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से पार्टी अटेंड करते हैं, लर्न टू लाइक किस तरह से काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और उस तरह से आप यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, स्टोरी लाइक स्टोरी के थ्रू भी आप यहाँ पे कन्वर्ट चीज़ें को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गेम नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी वीडियो सिमुलेशन करनी चाहिए, और वीडियो सिमुलेशन का आप अपने वॉइस ओवर दे सकते हैं, विदाउट वॉइस ओवर आप अगर आप कर रहे हो तो आप अपने वॉइस ओवर भी दे सकते हैं वहाँ पे, वो भी इंटरैक्टिव यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे करनी है। रिनफोर्सिंग डिजायर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो स्किनर का जो व्यू है टीचर्स को यहाँ पे इफेक्टिव होनी चाहिए
और यहाँ पे बिहेवियरल इंजीनियर के जैसे काम करने चाहिए, बिहेवियर को शेप करने के लिए उन्हें रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है, इसको डेवलप किया गया है सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, बट ऑल्सो असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो असेसमेंट के लिए भी करेंगे और फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए भी करेंगे, और यहाँ पे हम रेनफोर्स करेंगे ताकि हमें डिजायर्ड बिहेवियर यहाँ पे मिल सके। सिर्फ स्कोर वगैरह की वो नहीं है, हमें अच्छा यहाँ पे बिहेवियर में चेंजेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। वही यहाँ पे फिर आपका दिया गया है फीडबैक इन सेल्फ लर्निंग मटेरियल। आप वहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस वाला जो हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस वाला यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लाइक वो रहता है ना, पार्ट रहता है। तो उसमें भी लाइक क्या चीज़ हमको मिलती है कि जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग के बारे में दिया गया, और फिर प्रोग्राम लर्निंग का जो एम्स वगैरह है बिहेवियरल चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिइंफोर्समेंट भी दिया जा रहा है, और फिर फीडबैक भी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन ड्रिल दिया गया है, एक तो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया, यहाँ पे अगर गलत हुआ तो ट्राई अगेन, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और फिर मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ती है कि अच्छा चलो ये गलत हो गया, फिर इसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका लाइक प्रीवियस नॉलेज से शुरू करके उनका जो रीडीनेस है वो यहाँ पे पर होनी चाहिए, ठीक है। रीडीनेस अगर नहीं होता है तो फिर उनका लाइक जो डिटर्मिनेशन जो लेवल रहता है, उनका कंसंट्रेशन भी यहाँ पे बिगड़ रहा होता है, राइट। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑफ द एडवांस लेवल रिक्वायर्स द मास्टरी ऑफ द बेसिक्स। तो बेसिक्स अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर का मास्टरी आप नहीं कर पाएंगे, एडवांस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, फाइन। तो इस तरह से आपका बिहेवियरिज्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिविज्म फॉर टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग। कॉग्निटिविज्म का किस तरह से यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या होता है, पहली बात तो जैसे बिहेवियर, लाइक बिहेवियरिज्म जो है वो विजिबल बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस कर रही है ना। लेकिन जो कॉग्निटिविज्म होती है वो लर्नर के माइंड के अंदर चल क्या रहा है, जो मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में ये फोकस कर रहा होता है, फाइन। यानी कि जो लर्निंग होती है, लर्निंग को सिर्फ रिस्पॉन्स देने की प्रोसेस नहीं माननी है हमें, कॉग्निटिविज्म में स्पेशली, ठीक है। बल्कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, प्रोसेस करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टोर करना, ठीक है, और ज़रूरत पे उसको रिकॉल भी कर पाना चाहिए, है ना। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो पूरा होता है हमारे कॉग्निटिविज्म में, राइट। तो अब सवाल क्या उठता है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी इस थियोरी को किस तरह से सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो कॉग्निटिविज्म के बेसिस पर अगर लाइक टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके कोई डिज़ाइन यहाँ पे बना रहे हैं, लर्नर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझने के लिए वो आसानी होगा, और वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाएगा अच्छे से, मीनिंगफुल कनेक्शंस यहाँ पे बनाने में उसको हेल्प कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो टेक्नोलॉजी का रोल है यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाना नहीं होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस को यहाँ पे सपोर्ट करना भी होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीडिया, यू नो क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस आप कह लीजिए, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस वगैरह जो हैं ये सब कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग वगैरह कर सकते हैं, और हाइपर मीडिया यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, है ना, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ करके यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अच्छे से हो पाए, फाइन। तो इस तरह से हमारा चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे आपको जो बिहेवियर एग्जिबिट होता है वो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस वगैरह से होता है, आपको पता है पहले से, ठीक है। तो प्याजे क्या कहे थे, ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग एसओआर कॉम्बिनेशन के बारे में ये बात कर रहे होते हैं, और कॉग्निटिविज्म क्या क्या चीज़ें बोलता है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, और अभी भी मैंने आपको बता ही दिया कि कॉग्निटिविज्म क्या होती है, ठीक है। तो रिसीविंग इनिशियल सेंसरी इनपुट फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, किस तरह से ये काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो हमें सेंसरी रजिस्टर रिसीव होता है, ठीक है। सेंसरी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें से हमें लाइक चीज़ें रिसीव होती है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिसीव होती है। तो हमें यहाँ पे अटेंशन पे करना होता है। अटेंशन के बाद हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ स्टिमुली है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके फीचर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद वो धीरे से रिटेंशन उसका हो रहा होता है, राइट। तो अगर टीचर यहाँ पे असम के जो लोकेशन को यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, लाइक पॉइंट कर रहे हैं, और वहाँ पे टैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टिम्युलस होता है कि जहाँ पे हम यहाँ पे अटेंशन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम यहाँ पे न्यू करके लेबल कर सकते हैं,
राइट। तो इस तरह से हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे ताकि इंटरेक्शन बढ़े, और इंटरेक्शन बढ़ने के साथ ही हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है, राइट। तो एसटीएम से वो एलटीएम तक लाइक कन्वर्ट होता है। फाइन। अगर एक बच्चा है जो स्पैरो के बारे में लाइक उसको इन्फॉर्मेशन मिला, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले शॉर्ट टर्म गोल में लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से समझ लेता है और फिर वो उस लाइक समझने के बाद वो रिटेन हो जाता है, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चला जा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एसटीएम से एलटीएम तक का हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि रूट लर्निंग बी अ पार्ट ऑफ एलटीएम। तो यहाँ पे रूट लर्निंग भी आपका कभी कभी एलटीएम का पार्ट होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप बार बार कोई चीज़ रिपीटेशन कर रहे हैं बिना कॉम्प्रिहेंशन के, आपको मीनिंग तो नहीं समझ में आएगी, पर कभी कभी रोट लर्निंग जो होता है वो भी लाइक एलटीएम में जाता है, और वो लाइफ लॉन्ग लाइक लाइफ लॉन्ग मेमोरी के जैसा भी वो यहाँ पे रह जाता है। जैसे कि कुछ राइम्स वगैरह होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं, टेबल्स वगैरह होते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें आपका रिकॉल से, रिसाइटेशन से वो हो जाता है, राइट। पर लॉज ऑफ मोशन को आप शायद ही लाइक बाय रोट ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रख पाएँ। एडोलेसेंट स्पेशली वो नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से आपका चीज़ें यहाँ पे होती है। तो कभी कभी चीज़ें यहाँ पे ओवर लर्न भी होती है, मतलब कोई चीज़ को आप इतना रिपीट कर रहे हैं कि आपका लाइक आप उसको समझ चुके हैं, आप उसको याद कर चुके हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी जा चुका है, फिर भी आप उसको रिपीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो नेसेसरी जितना था एलटीएम तक ट्रांसफॉर्म होने के लिए उतना ऑलरेडी हो चुका है, और रिटेंशन हो चुका है, और उसके बाद भी आप उसको ऑलरेडी लाइक उसके बाद भी आप उसको रिपीट करे जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे ओवर लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन एज स्टिम्यूली, इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें रिसीव होती है। फिर ये हमारे सेंसरी रजिस्टर्स में आते हैं, और हमारा अटेंशन उस तरफ जाता है। अटेंशन जाने के बाद वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन था वो ऑर्गेनाइज होता है, और उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और फिर हम ज़रूरत पे उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, वो फिर रिटेन हो जाता है। तो यहाँ पे इसी मॉडल को हम आईपीएम मॉडल भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। फाइन, ठीक है। तो कॉग्निटिविज्म का यहाँ पे इम्प्लीकेशंस क्या है, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है आईसीटी में, उसका यूज़ किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग में करते हैं। तो इसके कुछ इम्प्लीकेशंस आपको यहाँ पे मेंशन है। लर्निंग जो लाइक लर्निंग जो है वो प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग होता है ना। तो लर्नर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए नॉलेज को इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आईसीटी को हम यहाँ पे यूज़ क्यों करेंगे? आईसीटी को यूज़ हम करेंगे क्योंकि हमें कंटेंट को रेलेवेंट लर्निंग में कन्वर्ट करनी है ना, न्यू लर्निंग को यहाँ पे एनहांस करनी होती है। फाइन, लर्निंग थ्योरीज को हम यूज़ करके यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। लाइक एक्सप्लेनेशंस एंड इलिस्ट्रेशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आईसीटी को यूज़ करके हम रिपीटेडली प्ले कर सकते हैं पर्टिकुलर कंटेंट को, वो चाहे हो फिर पोएम हो या फिर सॉन्ग हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ताकि वो एलटीएम में एंटर कर सके बच्चे का। फाइन। और उसके साथ साथ नेसेसरी मीनिंगफुल लर्निंग भी हमें यहाँ पे करनी होती है। फाइन। अदरवाइज जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो लूज हो सकता है। लर्नर का जो अटेंशन है उसको हमें लाइक लर्नर्स के अटेंशन को हमें यहाँ पे पहले तो लाना होगा कि क्या चीज़ उनके अंदर रेडीनेस है नहीं है, ठीक है। वो किस तरह से होगा, उनके अंदर इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। फाइन। तो उनके अंदर इंटरेस्ट लाएंगे तभी तो हमारा लाइक जो भी चीज़ें हैं उसको वो अटेंटिवली सुनेंगे, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लाइक कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, बुलेट्स कर सकते हैं, बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यहाँ पे जो है इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव पहले से सेट होनी चाहिए, है ना। जो भी यूनिट हम शुरू कर रहे हैं किसी भी कोर्स का, उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि टीचिंग एंड लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो ऑनलाइन कोर्सेज जो भी चीज़ें हैं उसको किस तरह से डेवलप किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे सोचते हैं, राइट। लर्निंग जो होता है ये स्कैफोल्डिंग को यूज़ कर रहा होता है, आपको पता होगा वाइगोस्की के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो स्कैफोल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो जेडपीडी तक जा सके, राइट। कितना जितना उसके अंदर पोटेंशियलिटी है उतना वो अचीव कर सके, करेक्ट। तो लर्नर को हमें यहाँ पे ट्रेंड एज सच लेबल्ड नहीं करना है कि ट्रेंड है, पर उसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के टुवर्ड्स हमें यहाँ पे पुश करनी है।
तो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, फिर जो कंटेंट वगैरह है, ऑनलाइन कोर्स वगैरह है, उसको हम इस्तेमाल करके टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को लाइक उसका जो कोरेंट स्ट्रक्चर वगैरह है लॉजिकली उसको सीक्वेंसिंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, ठीक है, एनालॉजीज, कॉन्सेप्ट मैप्स वगैरह इस्तेमाल होगा, ठीक है, फिर हमारे ड्रिल इन प्रैक्टिस वगैरह होता है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर आईसीटी। कंस्ट्रक्टिविज्म का इम्प्लीकेशंस यहाँ पे आईसीटी के लिए किस तरह से होता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन आइडिया क्या है यहाँ पे। मेन आइडिया ये है कि नॉलेज टी जो है वो टीचर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर रहा होता है ना, लर्नर अपने एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पे खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, राइट। यानी कि लर्नर जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला पैसिव स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, वो एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे रोल क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी देगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की लाइक हेल्प करेगा, कोलैबोरेशन इनकरेज करेगा, और डिस्कशन और रिफ्लेक्शन का जो अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहाँ पे कि लर्नर जो है खुद लाइक नॉलेज को यहाँ पे डेवलप करता है। इसी वजह से जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स वगैरह होते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, वेब बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट्स होती है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स वगैरह होती हैं, है ना, ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से यहाँ पे डिज़ाइन करी जाती है। फाइन। तो टीचर का यहाँ पे क्या रोल रहेगा, टीचर इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे गाइड और फैसिलिटेटर के जैसा यहाँ पे काम करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारा क्या होता है, लर्नर एंगेजमेंट इन्हांस होता है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, सोशल प्रोसेस के जैसा एक लर्निंग लर्निंग जो होता है ये सोशल प्रोसेस के जैसा यहाँ पे काम कर रहा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लाइक डिस्कशंस वगैरह ग्रुप में कर रहे होते हैं, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फाइन। तो वो प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं डेटा को, राइट। तो यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह भी जो चीज़ें हैं उसको यूज़ भी करा जाता है बहुत बार स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड असेसमेंट्स वगैरह में, असाइनमेंट्स वगैरह में। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग को यहाँ पे प्रमोट करी जाती है, वेब 2.0 जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी यहाँ पे प्रमोट करी जा रही है, ठीक है। आईसीटी यूज फॉर सिचुएटेड लर्निंग। सिचुएटेड लर्निंग क्या है, सिचुएटेड लर्निंग एक ऑथेंटिक लर्निंग है जो कि हमारी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में होती है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो हमारा नॉलेज का एक्विजिशन होता है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ हमारा जो नॉलेज हमने गेन किया उसको हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम सिचुएटेड लर्निंग कहते हैं। तो वो हमारा ऑथेंटिक लर्निंग जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। टीचर का रोल यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स टीचर का रोल यहाँ पे होगा कि किस तरह से टीचर एक लाइक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करें, ताकि ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हो, ऑथेंटिक टास्क यहाँ पे हो पाए, सिमुलेशंस को हम यहाँ पे लाइक इनेबल कर पाएँ, वर्चुअल वर्ल्ड एंड जो कोलैबोरेटिव लर्निंग वगैरह है उसको हम क्रिएट कर पाएँ, राइट। तो एनवायरनमेंट को मॉडल करना उसका लाइक टीचर का यहाँ पे काम हो जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को भी हम यहाँ पे के लिए भी हम यहाँ पे आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कोलैबोरेशन होता है वो लर्निंग, रिफ्लेक्शन, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इन सारी चीज़ों का एक तरह से पार्ट होता है। तो ऑनलाइन कोर्स में हम जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो लाइक मेंटेन करेंगे, हम एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करेंगे, और उसके साथ साथ हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव प्रोसेस, लाइक कलेक्टिव प्रोसेस के ज़रिए हम हमारे लाइक टीम रिव्यूइंग करेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसको लर्निंग प्रोसेस वगैरह को रिवाइज करा जाता है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन कितना है, किस तरह से वो लोग लाइक काम कर रहे हैं, है ना, सेल्फ डायरेक्टेड चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे लाइक फोकस करते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आता है सोशो कल्चरल थियरीज एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर टेक्नोलॉजी यूज इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो सोशो कल्चरल थियोरीज का यहाँ पे क्या यूज़ है, पहला तो हो गया बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिविज्म, राइट। अभी सोशल सोशो कल्चरल वाला, तो यहाँ पे सोशो कल्चरल थियोरीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके, क्योंकि लर्निंग
हमारा तब और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब हमारे जो लर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इवन दो लाइक इवन सोसाइटी से वो लाइक इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो नॉलेज जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पे डेवलप कर रही होती है, जिसे हमारे लाइक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहे होते हैं, राइट। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे सिर्फ कंटेंट डेवलप करना नहीं होता है। टेक्नोलॉजी को हम ऐसा एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे जिसमें कि लर्नर्स जो है वो मिलकर डिस्कशन कर सकें, आइडियाज़ को शेयर कर सकें, और एक दूसरे से चीज़ें वो सीख सकें, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे दो लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो है कोलैबोरेटिव लर्निंग आपका, ठीक है, और सिचुएटेड लर्निंग। फाइन। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे क्या है, पहली बात तो कि लर्नर्स जो है वो ग्रुप में मिलकर यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका एक कॉमन गोल यहाँ पे होता है, कॉमन यहाँ पे गोल होती है, और उसको अचीव करने के लिए वो मिलके काम कर रहे होते हैं, राइट। यानी लर्निंग जो होता है वो सिर्फ यहाँ पे टीचर से नहीं हो रहा, लर्नर्स भी एक दूसरे से यहाँ पे चीज़ें सीख रहे होते हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस को और ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव कर रहा होता है। जैसे कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स हैं, और शेयर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं ना। तो वो साथ में काम करते हैं। तो बुक यहाँ पे आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर एम्फेसिस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्या चीज़ें होती हैं। एक एक तो है आपका जेडपीटी तक बच्चा पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्कैफोल्डिंग मिल रहा है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। वाइगोस्की की थियरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्प्रूव होती है, नॉलेज शेयर यहाँ पे हो रहा होता है, फाइन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट हो रही होती है, तब हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, फाइन। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो थियरी ऑफ कोऑपरेशन कंपटीशन के हिसाब से इन्होंने प्रोपाउंड भी किया था मोर्टन ड्वेच ने 1949 में। तो इस थियरी में इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि डील कर रहा था इफेक्ट ऑफ कोऑपरेशन के हिसाब से किस तरह से ग्रुप फंक्शन करता है, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्रोसेस यहाँ पे क्या है आपका। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग को समझने के लिए पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि लर्निंग किस तरह से होता है। 1992 में बर्बरा ली स्मिथ एंड जीन मैग्रेगो ने कुछ प्रेवलेंट थियरीज यहाँ पे प्रोवाइड किया लर्निंग प्रोसेस को बताने के लिए। तो इनके अकॉर्डिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके ड्यूरिंग स्टूडेंट्स काफ़ी सारे न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे होते हैं, और उसको वो प्रायर नॉलेज के साथ, पहले तो फ्रेम लाइक प्रायर नॉलेज यहाँ पे जो फ्रेमवर्क बता रहा है वो आप स्कीमा मान सकते हैं, स्कीमा के साथ वो रिलेट करता है, ठीक है। फिर एक्टिव लर्निंग यहाँ पे रिक्वायर होती है, और स्टिम्युलस के हिसाब से एक्टिव लर्निंग जो होती है वो रिक्वायर होती है, वो एक्वायर करता है बच्चा। और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी मिलते हैं लर्नर को कि वो एक्टिवली एंगेज हो, और उसके साथ साथ उसके पीयर्स के साथ भी एक्टिवली एंगेज हो, और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है एज स्टिमुली वो उसको प्रोसेस करे, सिंथेसाइज करे उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो उसको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना होता है, उसको सिंथेसाइज करना होता है, समझना होता है। फिर लर्निंग होता है, और लर्नर जो होता है वो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के साथ वो एक्सपोज होता है, क्योंकि वेरिड वेरिड बैकग्राउंड्स होते हैं पीपल का, राइट। तो सोशल एनवायरनमेंट में यहाँ पे लर्नर्स लर्नर्स का जो कन्वर्सेशन है वो इन्हांस होता है, लर्निंग प्रोसेस भी वो इन्हांस कर रहा होता है यहाँ पे। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में लर्नर जो है वो अपना फ्रेमवर्क यहाँ पे क्रिएट कर रहा होता है, और कन्वर्सेशन का मीनिंग यहाँ पे वो खुद क्रिएट कर रहा होता है, राइट। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है इसमें लर्नर स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसमें एंगेज होता है, और फिर ये कन्वर्स भी करता है विद पीयर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ वो एक्सपोज हो रहा होता है, ठीक है। तो जब आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग डिज़ाइन करनी है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है। पहले तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करनी है, फिर आपको ग्रुप फॉर्म करना है, ग्रुप फॉर्म करने के बाद आपको एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है, फिर किस तरह से ग्रुप में वो काम करेंगे उसके बारे में उनको बताना होता है ना। फिर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, मेंटोर से प्रोवाइड करनी होती है, और इवैल्यूएशन फिर एट द एंड हमें करनी होती है, वो टीचर को करना होता है, ठीक है। ग्रुप वर्क को हमें ग्रेडिंग करनी होती है।
तो ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेडियो, MP3, मोबाइल, सच डिवाइसेस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग यूजिंग द इंटरनेट, दो तरीके के सिनेरियोस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के सपोर्ट के साथ हम कोलैबोरेटिव लर्निंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर हम इंटरनेट को यूज़ करके यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर के सपोर्ट से तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट करा जाता है, मॉनिटर, इंटरैक्शन, असाइन रोल्स एंड टास्क वगैरह करके। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है इंटरनेट को यूज़ करके किस तरह से होता है, कुछ यहाँ पे चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विकीपीडिया, जी शीट्स, गूगल ऐप्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एज इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। ये सारे जो ऐप्स होते हैं हमारे कंटेंट एडिटिंग एंड स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है सिचुएटेड लर्निंग। तो सिचुएटेड लर्निंग के बारे में हम जस्ट बिफोर थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं, है ना। तो यहाँ पे सिचुएटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, जो भी बच्चा सीखता है यहाँ पे उसको हम रियल लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं, थियोरिटिकल को हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ यहाँ पे रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो लर्नर को उस तरह का सिचुएशन मिलनी चाहिए जहाँ पे वो अपना जो थियोरिटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाए, अप्लाई कर पाए, राइट। तो टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो भी डिजिटल इन्वायरमेंट्स होते हैं, वर्चुअल एक्टिविटीज़ होते हैं, या फिर ऑथेंटिक लर्निंग टास्क होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, लर्नर्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ यहाँ पे रिलेट करके उसको एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिचुएटेड लर्निंग को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग वगैरह हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको हम अपनी सराउंडिंग्स के साथ रिलेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का चीज़ें यहाँ पे सिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से सिचुएटेड कॉग्निशन का जो अप्रोच होता है वो काम करता है। जो सिचुएटेड कॉग्निशन का जो अप्रोच है वो एक्चुअली इनफॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा आता है, फॉर्मल सिचुएशन से कम। ठीक है। तो इनफॉर्म ये रिलेटेड ज़्यादा है इनफॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन के साथ। ठीक है। फाइन। तो जो टर्म है सिचुएटेड कॉग्निशन या फिर सिचुएटेड लर्निंग या फिर सिचुएटेड एक्शन, सिचुएटिविटी, ये सारे क्या करते हैं, ये रिलेटिव पर्सपेक्टिव देते हैं एक ब्रॉड चीज़ के ऊपर जो कि है सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। जैसे कि ब्रुनर्स एंड वाइगॉस्की के जो थ्योरी है, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो, राइट। तो वो सिंपली बताते हैं कि सोशल इंटरेक्शन से जो लर्निंग होती है और वो नॉलेज को हम फिर अपने रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको हम सिचुएटेड लर्निंग कह रहे होते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस तरह से सिचुएटेड लर्निंग में करेंगे? तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ हम सिचुएटेड लर्निंग में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है जिसको जिसका इंटेंशन है कि वो क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। पहली बात तो है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर जो है पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया, इंडिया के बारे में अगर समझा रहे हो, तो वो आप एक स्पेसिफिकली वीडियो आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो जहाँ पे डिफरेंसेस को दिखाया जा सके, राइट। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको संतल ट्राइब के बारे में उनके लाइफ के बारे में चीज़ें बतानी हैं, तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप वीडियो वगैरह, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक ठीक है। ऑथेंटिक लर्निंग यहाँ पे हो सकती है। गेम्स गेम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं उसमें हम गेमिफिकेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। उसमें हम पॉइंट्स, लेवल्स और लीडर बोर्ड्स की बात किए थे। अच्छा, लीडर बोर्ड्स की बात किए थे। फाइन। तो इस तरह से पॉइंट्स, लेवल एंड लीडर बोर्ड्स को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से अगर आप जा रहे हो, चीज़ों को सॉल्व कर करके जा रहे हो, चैलेंजेस को सॉल्व कर करके जा रहे हो, तो उनको एक मोटिवेशन वहाँ पे मिलता है कि चलो नेक्स्ट लेवल हम पहुँचे। ठीक है। तो इस तरह से आपको गेमिफिकेशन को डिज़ाइन करनी होती है, राइट। तो गेम्स के थ्रू लर्नर्स क्या करता है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे सीख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे इंप्रूव होता है ना। इमीडिएट फीडबैक हम यहाँ पे दे सकते हैं गेम्स के थ्रू, एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है, राइट।
तो इस तरह से हमें लाइक गेम्स के थ्रू भी हमें चीज़ें यहाँ पे करानी है। गेमिफिकेशन की बात कर लें या फिर आप इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के बारे में बात कर लें, तो दो तरह का यहाँ पे गेम्स होता है। तो गेम्स के थ्रू भी हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं। इंडोर गेम्स में आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं, और आउटडोर गेम्स में भी आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेवरल गेम्स के थ्रू भी लाइक इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, क्रिएट। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि सिमुलेशन जो है ये रियल लाइफ रियल लाइफ जो सिचुएशंस होता है उसको हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसको हम बना रहे होते हैं, राइट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि जो लर्नर्स होते हैं वो बिना किसी रियल रिस्क के बिना किसी रिस्क के वो प्रैक्टिस और या फिर लर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो हर सिचुएशन को यहाँ पे क्लासरूम में प्रैक्टिकली दिखाना पॉसिबल तो नहीं होता है, राइट। लेकिन सिमुलेशन के थ्रू यहाँ पे हम सिचुएशन को एक एक्सपीरियंस उसका हम दे सकते हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यहाँ पे होती है। फिर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे प्रमोट होता है, इम्प्रूव होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स जो है वो यहाँ पे प्रमोट हो रहा होता है। सेफ एनवायरनमेंट भी होता है, कहीं जाना नहीं होता है ना। ठीक है, तो इसी वजह से जो ईटी होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है, वो सिमुलेशन को ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना होता है हमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज के लिए। फाइन। तो यहाँ पे सिमुलेशन में एडवांटेजेस क्या हो सकता है। हम डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्सिटीज जो होते हैं, रियल कॉम्प्लेक्सिटीज जो होते हैं उसको हम आइडियलाइज्ड कंडीशन में यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। डिमांड्स को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है जो कि मार्केट इकोनॉमी को यहाँ पे इफेक्ट कर रहा हो। और फिर प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी फील्ड वर्क। लेबोरेटरी फील्ड वर्क में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में कॉस्ट यहाँ पे प्रोहिबिटिव होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो वर्चुअल लैब्स वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, है ना। टाइम का भी कंस्ट्रेंट जो है उसके वजह से भी हम यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। डेंजरस एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमें रियल लाइफ में हमें शो करना नहीं होता है, बट हम यहाँ पे सिमुलेशन के थ्रू यहाँ पे शो कर सकते हैं, राइट। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज को हम धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म जो है वो अंडर बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और लर्निंग आती है। और इसके बारे में हम बिहेवियरिज्म किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं बिहेवियरिज्म में, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कनेक्शनिज्म प्रोपाउंड किसने किया था, ली थॉर्नडाइक ने किया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और यहाँ पे जो इनका भी यही कहना था कि जो लर्निंग है वो न्यूरल कनेक्शन के थ्रू होता है, न्यूरल कनेक्शन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के थ्रू होता है, जो वो ट्रायल एंड एरर का जो एक्सपेरिमेंट है उनका उसके थ्रू यहाँ पे वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी थियोरी को 3 पार्ट्स में दिया था, जिसको कलेक्टिवली लॉज ऑफ लर्निंग हम कह सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या क्या चीज़ें बताता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस में कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक बच्चा वहाँ पे रेडी होना चाहिए, ठीक है। रेडी होना चाहिए और वहाँ पे अनोइंग नहीं होनी चाहिए, और फोर्स नहीं होना चाहिए वो, राइट। तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में यहाँ पे पर्टिकुलरली जब लर्निंग हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो लर्नर है वो पहले तो रेडी होना चाहिए कोई भी न्यू लर्निंग टास्क को यहाँ पे करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो फिर वो चीज़ उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि वो रिपीटेडली चीज़ों को एक्सरसाइज करना, ड्रिल वगैरह, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन होता है। और एक्सरसाइज से क्या होता है, कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से एनहांस होता है, बनता है सिचुएशन के साथ यहाँ पे, और कनेक्शन बनता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में। फाइन। कनेक्शंस बिटवीन सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्सेस आर वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड। जब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता है तब तक इनके बीच में स्ट्रेंथ रहता है, कनेक्शन रहता है। जब इनका प्रैक्टिस कम हो जाता है तब जो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। अगर न्यूरल बॉन्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसकंटिन्यूड हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, इसको हम लॉ ऑफ डिसयूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहीं से आपका जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में, वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस्ड है,
ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स करने के बाद उसको कॉन्सिक्वेंस क्या मिला, वो होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। इफ अ रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर आप लाइक एक बच्चा को एक बच्चे ने आपने जो भी पढ़ाया उसका उसने रिस्पॉन्स दिया, अगर रिस्पॉन्स देने के बाद उसको अच्छा रिइंफोर्समेंट मिल रहा है वहाँ से, ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है इन द सेंस कि कनेक्शन वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर कनेक्शन वहाँ पे कम हो रहा है तो फिर उसका परफॉर्मेंस वहाँ पे कम हो जाएगा। दैट्स हाउ लॉ ऑफ इफेक्ट वर्क्स। ठीक है, तो तीन चीज़ आपको यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताया था। फाइन। नेक्स्ट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड देयर यूज इन पेडागोजी। तो यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ पेडागोजी के बारे में आपको बताया दिया है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मेथड में जो भी लाइक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, राइट। जो भी चीज़ें चेंज होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो शुरुआत में पहले पहले में हमारे जो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वो मेनली ड्रिल एंड प्रैक्टिस के जैसा होता था, पर अभी यहाँ पे काफ़ी सारे अदर भी चीज़ें आज आ गए हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे लर्नर को रिपीटेड प्रैक्टिस करवाना था, इमीडिएट फीडबैक देना था। पर जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे एडवांस हुआ, मल्टीमीडिया आया, इंटरनेट वगैरह आया, नेटवर्किंग का यहाँ पे यूज़ बढ़ा है ना, तो अब लर्नर्स जो हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि जो ऑनलाइन सर्च करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पेडागोजी क्यों इंक्लूड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव लर्निंग हो रहा है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे, लाइक कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे हो रहा है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग वगैरह यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका पेडागोजी में आपका जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर के जैसा काम कर रहा होता है, मेंटर एंड लर्निंग गाइड के जैसा काम कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफली इवोल्यूशन दिया गया है कंप्यूटर्स का। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स में, लाइक वैक्यूम ट्यूब्स वाला था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स काफ़ी जाइंट कैलकुलेटर्स के जैसा हुआ करते थे, और पूरा वो एंटायर रूम यहाँ पे ले लेते थे। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर्स थे इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करी जाती थी सर्किटरी के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स के लिए, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रहा होता था। यहाँ पे पंच्ड कार्ड भी यहाँ पे यूज़ करा जाता था इनपुट्स के लिए, और प्रिंट आउट्स यहाँ पे आउटपुट्स के लिए यूज़ करी जाते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, इनियाक एंड यूनिवैक। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और एक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आपका फर्स्ट जनरेशन जो था 1940 से 1956 तक का था। फिर आपका 1956 से 1960 तक जो सेकंड जनरेशन रहा, सेकंड जनरेशन में आपका यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स हुआ था। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता था जब कंप्यूटर थोड़ा सा और थोड़ा लाइक स्मॉल हुआ था उस वक्त, और फास्टर एंड चीपर भी हुआ था, एनर्जी एफिशिएंट भी यहाँ पे हुआ था। तो कंप्यूटर्स उस वक्त मैग्नेटिक कोर यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहा था मेमोरी के लिए। ठीक है, पंच कार्ड्स यहाँ पे इनपुट के लिए यूज़ हो रहे थे, प्रिंट आउट्स यहाँ पे आउटपुट्स के लिए यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल IBM 7094 का जो सीरीज था, IBM 1400 का जो सीरीज था, वो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ यहाँ पे कर रहा था। नेक्स्ट इज 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सिलिकॉन चिप्स यहाँ पे यूज़ हो रहे थे, सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे कह सकते हैं आप, वो यूज़ हो रहे थे। और वो लाइक स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे इन्हांस किया था। कीबोर्ड भी यहाँ पे यूज़ होने लगा था, मॉनिटर यहाँ पे यूज़ होने लगा था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रन एंड कोबल यहाँ पे यूज़ हो रहे थे कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑडियंस को ये जो कंप्यूटर है वो एक्सेस हो रहा था, एक्सेसिबल था उस वक्त। ये फिर स्मॉलर एंड चीपर हो गया एज कम्पेयर टू द अर्लियर कंप्यूटर्स। तो IBM 360 सीरीज और IBM 370 सीरीज यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट इज 1971 से प्रेजेंट तक का टाइम। तो यहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का मेमोरीज का यूज़ होता है, लाइक RM एंड ROM। तो रैम एंड रोम का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और स्मॉल एंड पावरफुल है, ऑफ कोर्स आपको पता है। एप्पल ने भी मैकिंटोश का लाइक इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे 1981 में। IBM ने भी अपना पहला जो कंप्यूटर है उसको होम यूजर्स के लिए यहाँ पे बनाया था। ठीक है, 1984 में एप्पल ने भी बनाया था। फिर फिफ्थ जनरेशन जो बताता है प्रेजेंट एंड
बियॉन्ड आफ्टर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड चीज़ें बना रहे हैं और प्रोसेस यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुपर कंडक्टर्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम रियलिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ वॉइस वगैरह जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस के थ्रू होता है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज इनपुट जो है उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हैंड सिग्नल्स वगैरह भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को हम किस तरह से पेडागोजी में यूज़ कर रहे हैं पहले ही बता चुके हैं हम। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर मैनेज लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, दोनों ही चीज़ों में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर का रोल क्या होता है कि एज मैनेजमेंट एड के जैसा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट करने के लिए, कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए, और फिर लाइक टीचर्स को किस तरह के टास्क करने हैं, कैसे कंट्रोल करना है कंटेंट को, मैनेज किस तरह से करनी है कंटेंट को, पेस क्या है एंड अकॉर्डिंग टू द पेस हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे CML की मदद से यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। कितना स्टडीड है, पास रेट क्या है, फर्दर काउंसलिंग की नीड है नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कर रहे होते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ करके हम 2 वे इंटरेक्शन यहाँ पे बना रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं, ट्यूटोरियल मोड का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमुलेशन मोड यूज़ कर सकते हैं, डिस्कवरी मोड यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन एंड नैरेटिव मोड यूज़ कर सकते हैं, राइट। इंटरनेट एंड पेडागोजी, इन दोनों के बीच में तो ऑफ कोर्स है ही रिलेशनशिप, है ना। तो इंटरनेट लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल, लाइब्रेरी एक्सेस फैसिलिटी, सारी चीज़ें देता है, मैसेजेस सेंड करना, रिसीव करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट से क्या क्या होता है आपको पता ही होगा। तो इंटरनेट के यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं। फाइन। तो जो इंटरनेट है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी लाइक यूज़फुल कर दिया है, आसान कर दिया है, क्योंकि हम ऑनलाइन में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं बियॉन्ड लाइब्रेरी। हम लाइक टीचर्स से दूर रह के भी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे होते हैं, राइट। पर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज चेक करना, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस, उसका रेडीनेस एंड मोटिवेशन टू लर्न है कि नहीं, ये सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। फाइन। वेब 2.0 का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम यूज़ करते हैं इंटरेक्शन के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे यहाँ पे टूल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी में इसको किया है, और ज़्यादा इसको डीपली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे सिचुएटेड लर्निंग वगैरह हो गया, CAL CML हो गया, इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए, नॉट अ बिग डील। फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आई थिंक एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो यूनिट 3 है उसके ऊपर आएगा, या फिर आपका जो सिंगल टॉपिक वाला जो सीरीज चल रहा है उसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।